हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज इशिका और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हेलो एल्केन्स एंड हेलो वेरीन्स का पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 4 में हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री और कुछ जो हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बची थी वो। ठीक है, तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, वो सारी रिएक्शंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। अभी हम पढ़ते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री पर। ठीक है, तो ये है हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, कायरलिटी क्या होती है, रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है और रेसमाइजेशन क्या होता है। तो ये सारी चीजें स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर आती हैं। अब मैंने आपको रिटेंशन का मतलब, इन्वर्जन का मतलब तो समझाया था, है ना। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी से। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म। देखो क्या होता है उसमें, मतलब समझाती हूँ। देखो जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो सभी डायरेक्शन में होती है, इस टाइप से किसी भी डायरेक्शन में ऑर्डिनरी लाइट चलती है। ये हो गई हमारी ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, लेकिन जब हम उसको किससे पास करवाएंगे, ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से, तो वो किसमें एक ही डायरेक्शन में चलने लगती है, जैसे कि ये है ना, वन डायरेक्शनल में हो जाती है। तो उसको बोलते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट, जब हम ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं वो रोटेट हो जाती है व्हेन इट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड। अब जब ये जो PPL है हम इसको कुछ अलग अलग कंपाउंड्स में रखेंगे तो ये रोटेट हो जाती है या तो लेफ्ट की तरफ या फिर राइट की तरफ। इसी को बोला जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। Such compounds are called optically active compound। जो कंपाउंड इसको शो करते हैं उनको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो लेफ्ट साइड घुमा दे या राइट साइड घुमा दे, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर हम बोले राइट साइड घुमाता है तो उसको बोलते हैं, अगर राइट साइड की बात करते हैं हम, ठीक है, अगर हमारी जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो राइट साइड घूम रही है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, लेकिन अगर लेफ्ट साइड घूमती है तो उसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी। जैसे कि आगे लिखा है, द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड, जिस एंगल से प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट होती है, इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलैरीमीटर। किससे मेजर की जाती है? पोलैरीमीटर से। ठीक है जी। फिर इफ द कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द राइट, अगर हमारा कंपाउंड राइट की तरफ रोटेट करे तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ग्रीक वर्ड है राइट रोटेटिंग के लिए, या फिर उसको बोलते हैं डी फॉर्म। क्या बोलेंगे? डी फॉर्म। और उसको इंडिकेट किया जाता है पॉजिटिव साइन से बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन। इफ द लाइट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर जो राइट है वो लेफ्ट की तरफ रोटेट हो जाए, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम लेवो रोटेटरी और एल फॉर्म। इसको डिनोट करते हैं नेगेटिव साइन से, और इन्हीं को आपस में बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमर। क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल आइसोमर। सच आइसोमर्स ऑफ अ कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज टर्म्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोला जाता है। तो क्या था? प्लेन पोलराइज लाइट थी। कब बनती है? जब ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं तो प्लेन पोलराइज लाइट बनती है। अब उस प्लेन पोलराइज लाइट को हम सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो वो क्या करेगा? या तो लेफ्ट साइड घूमेगी या राइट साइड घूमेगी। अगर राइट साइड घूमती है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर लेफ्ट साइड घूमती है तो उसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, और पॉजिटिव साइन से हम इसको डिनोट करते हैं, डी फॉर्म बोलते हैं। लेवो रोटेटरी मतलब एल फॉर्म, जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमर्स और इस फिनोमेना को बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ आया? ठीक है, अब आता है मॉलिक्यूलर एसिमेट्री या फिर कायरलिटी। अब कायरलिटी का मतलब देखो मैं आपको सिंपल समझाती हूँ क्या होता है। कोई भी कार्बन है, ठीक है, कितने बॉन्ड बना सकता है कार्बन? 4 बॉन्ड बना सकता है। अब जब ये कार्बन चारों बॉन्ड अलग अलग बनाए, मान लो एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक बॉन्ड इसने हेलोजन के साथ बना लिया, एक बॉन्ड इसने CH3 के साथ बना लिया एल्काइल ग्रुप के साथ, और एक बॉन्ड इसने बना लिया हमारा CH2CH3 के साथ। अब देखो चारों कंपाउंड क्या क्या है, एक तरफ हेलोजन है, एक तरफ एल्काइल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ CH2Cl है। तो चारों ग्रुप अलग अलग है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये हाइड्रोजन है और ये हेलोजन है। तो ऐसे कार्बन को बोला जाता है कायरल कार्बन। क्या बोला जाता है? कायरल कार्बन। लेकिन अगर हमारे दो बॉन्ड कोई भी सेम हो जाए, जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ। मान लो ये कार्बन है, ठीक है, इसने एक बॉन्ड बनाया इधर हेलोजन के साथ, इधर इसने एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, इधर बॉन्ड बनाया हमने हाइड्रोजन के साथ और इधर बनाया CH3 के साथ। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, तो दो बॉन्ड सेम एलिमेंट के साथ बना लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बना लिए। इधर हमारा हेलोजन है और इधर हमारा CH3 है, लेकिन ये कायरल नहीं है क्योंकि दो बॉन्ड हमारे क्या हो गए? सेम। तो इस केस में इसको बोलते हैं अकायरल।
क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि द ऑब्जर्वेशन ऑफ लुईस पास्चर दैट क्रिस्टल्स ऑफ सर्टेन कंपाउंड एग्जिस्ट जो करते हैं वो मिरर इमेजेस के फॉर्म में करते हैं, जो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एक्वस solution of both types of crystal showed optical rotation equal in magnitude. He believed that this difference is optically active. जरूरत नहीं है। देखो अब एसिमेट्रिक कार्बन में आपको समझा चुकी हूँ कि क्या होता है कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन भी इसको बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, या तो कायरल कार्बन बोल सकते हैं या एसिमेट्रिक कार्बन बोल सकते हैं, स्टीरियो सेंटर बोल सकते हैं। अब एक चीज होती है कायरलिटी। कायरलिटी का मतलब क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज। देखो क्या होता है, क्या लिखा है कि एक ऑब्जेक्ट जो अपनी इमेज को सुपर इम्पोज ना कर सके। मान लो मेरा हाथ है, ये इसका ये वाला हाथ है, अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, लेकिन अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखूं, ठीक है, तो ये क्या इसको सुपर इम्पोज कर पाएगा। सुपर इम्पोज का मतलब होता है पूरी तरीके से ढक पाना। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, ओ का मिरर इमेज बनाओ, कैसे बनेगा, तो ओ का मिरर इमेज बनेगा ये। अब इस ओ को उठा के आप इसके ऊपर रखो, ऐसे ही आएगा। तो यानी कि इसने क्या कर दिया, सुपर इम्पोज कर दिया, तो उसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल। लेकिन अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल की बात करूं तो मान लो ये पी है, आप इसकी मिरर इमेज बनाओ तो ऐसे बनेगी, ऐसे। ठीक है, अब इस पी को उसके ऊपर उठा कर रखो तो कुछ इस टाइप से आएगा। तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। और जो ऑब्जेक्ट सुपर इम्पोज नहीं करते हैं अपनी मिरर इमेज को, उनको बोलते हैं कायरल। जैसे कि ये हैंड है, ये फुट है, तो ये क्या है, हमारे कायरल ऑब्जेक्ट है। कायरल ऑब्जेक्ट कैसी इमेज बनाते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। और जो सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाते हैं वो नॉन कायरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। समझ आया। वही यहाँ पे लिखा है द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, वो ऑब्जेक्ट्स जो क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं अपनी मिरर इमेज पे और सेट टू बी कायरल, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कायरलिटी। मतलब जो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाते हैं उनको बोलते हैं कायरल या फिर कायरलिटी। ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, याद रखना। वाइल द ऑब्जेक्ट्स विच आर सुपर इम्पोजिबल, जो अपनी मिरर इमेजेस पर सुपर इम्पोजिबल होते हैं उनको बोलते हैं कायरल। कार्बन के केस में मैंने भी बताया, जैसे आप इसकी मिरर इमेज बनाना, ये आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल बनेगी। कैसे बनेगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल। इसकी अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो इसी वजह से ये क्या है, हमारा कायरल कार्बन है। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाती हूँ तो ये कैसे बनेगी, सुपर इम्पोजिबल। आप इसकी मिरर इमेज बनाना तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे, इसलिए क्या है, ये कायरल कार्बन है। समझ आया। ठीक है, कायरलिटी था। अब आते हैं हम कि जैसे देखो यहाँ पे दिया है ब्यूटेन टू ओल, आपने इसकी मिरर इमेज बनाई, ये बनी। अब ये क्या बनी है, रोटेटिंग मिरर इमेज बनी है। तो ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो फिर से वही फॉर्म मिल जाएगी, तो ये कायरल भी हो सकता है। ठीक है, ब्यूटेन टू ओल जो है वो कायरल है। क्यों, क्योंकि इसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बन रही है। अब आते हैं इमेंशियोमर्स क्या होते हैं। द स्टीरियोआइसोमर्स, स्टीरियोआइसोमर्स मतलब जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं। रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड इमेंशियोमर्स। मतलब वो स्टीरियोआइसोमर्स जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं और कैसी इमेज बनाते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाते हैं, उनको बोलते हैं इमेंशियोमर्स। ठीक है, इतने याद रखने की। अब मैं आपको दो चीजें बताई थी, एक रिटेंशन एक इन्वर्जन। फिर से रिपीट करवा देती हूँ, रिटेंशन है ना, और एक बताई थी मैंने आपको इन्वर्जन। अब रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था रिटेंशन का मतलब होता है जब प्रोडक्ट कैसा बने हमारा, जहां से हमारा हेलोजन रिमूव हुआ है उसी जगह पर अगर हमारा प्रोडक्ट आके लग जाए। मान लो न्यूक्लियोफाइल था, जहां से हेलोजन गया वही न्यूक्लियोफाइल बन गया, लग गया, तो उसको बोलते हैं रिटेंशन। लेकिन इन्वर्जन का मतलब होता है कि जहां से हमने एक्स रिमूव किया है उसकी जगह क्या लग जाए, दूसरी साइड पे वाई आके लगे, तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। दोनों प्रोडक्ट बताए थे। अब यहाँ पे लिखा है कि एक मिक्सचर containing two enantiomers, दो enantiomer मतलब रिटेंशन भी है और इन्वर्जन भी है, in equal proportion, equal proportion में हो, which has zero optical rotation as the rotation due to one isomer will be cancelled by the rotation due to each one, दूसरी की तरफ से। मतलब कि एक की वजह से जो रोटेशन हुआ था वो दूसरे ने कैंसिल कर दिया। इस मिक्सचर को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। मैंने आपको बताया था SN1 में रिटेंशन भी बनता है, इन्वर्जन भी बनता है, मतलब रेसमिक मिक्सचर बनता है। दोनों ही कैसे बनते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में बनते हैं। तो एक मिक्सचर जहां पे दो एनेंटियोमर होते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में, रिटेंशन और इन्वर्जन, उसी मिक्सचर को बोला जाता है रेसमिक मिक्सचर। क्या बोला जाता है, रेसमिक मिक्सचर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसमाइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज। तो रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे रिटेंशन लिखा है कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू एन एसिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। देखो क्या होता है, इन जनरल ड्यूरिंग अ रिएक्शन नो बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन। कोई बॉन्ड स्टीरियो सेंटर से ब्रोकन नहीं होता। देखो यहाँ पे OH था, HCl के साथ रिएक्शन करवाई, जहां से OH रिमूव हुआ था उसी जगह पर जस्ट Cl आके लग गया है, तो इस प्रोडक्ट को बोला जाता है रिटेंशन। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कॉन्फिगरेशन
एट अ सिमेट्रिक सेंटर इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम। जो कॉन्फ़िगरेशन होती है सिमेट्रिक सेंटर की वो सेम होती है, बट द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन हैज चेंज्ड इन द प्रोडक्ट। देखो पहले ये कैसा था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, सॉरी लेवो रोटेटरी था, है ना, और अब ये कैसा हो गया है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया। नेगेटिव मतलब लेवो रोटेटरी और पॉजिटिव मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो क्या हुआ है यहाँ पे, रोटेशन में चेंज आया है, ठीक है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेम थी। देन आता है इन्वर्जन। अब इन्वर्जन क्या होता है, देखो यहाँ से y था, है ना, y कहाँ पे था हमारा, इस प्लेस पे, ये y है और उसकी जगह x आके लगा इधर, फिर y से रिएक्शन कर रहा है, y आके लगा इधर, तो ये जो रिएक्शन है पूरी यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। y की जगह इधर थी लेकिन वो किस साइड, x कहाँ लगा, लेफ्ट साइड पे लगा, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। इफ ए इज ओनली कंपाउंड ऑपोनेंट, देन अगर ए ही मिला है सिर्फ तो उसको बोलेंगे रिटेंशन, और दोनों मिलते हैं तो इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों मिलते हैं। समझ आया, ये थी हमारी कुछ कायरलिटी के मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, स्टीरियो सेंटर क्या होता है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखो सबसे पहले पढ़ा हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है तो पीपीएल होती है ना, वो कैसे बनती है, जब ऑर्डिनरी लाइट को प्रिज्म से पास करवाते हैं तो प्लेन पोलराइज लाइट बनती है, मतलब एक लाइन में ट्रेवल करने वाली, जो एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती है वो प्लेन पोलराइज लाइट होती है। अब अगर प्लेन पोलराइज लाइट को हम सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो वो दो नेचर दिखाती है, अगर राइट साइड घुमाए तो मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी पॉजिटिव डी फॉर्म, है ना, और अगर लेफ्ट साइड घुमाए तो नेगेटिव लेवो रोटेटरी मतलब एल फॉर्म। स्मॉल डी और स्मॉल एल से इनको डिनोट करते हैं। ये था हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी, इनको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स और इस फिनोमेना को बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। फिर हमने पढ़ा कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल मतलब जो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाए और अकायरल मतलब जो सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाए। देन हमने पढ़ा रिटेंशन क्या होता है ना, और रेसमाइजेशन क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, जहां पर इनएंशियोमर्स, दो इनएंशियोमर्स का मिक्सचर जो सेम प्रोपोर्शन में हो, जैसे रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों का प्रोपोर्शन सेम हो, उसी को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो SN1 में क्या बनता है हमारा, रेसमिक मिक्सचर बनता है, याद रखना SN1 में क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर। तो ये थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड रिएक्शन पे। सेकंड रिएक्शन क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा सकते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं। हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब क्या होता है समझाती हूँ। देखो जहां भी आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में DE मिल जाए, इसका मतलब होता है रिमूवल। क्या मतलब होता है, रिमूवल, है ना। और हाइड्रोजन का मतलब, हाइड्रो का मतलब हेलोजन, सॉरी हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन। तो यानी कि हमें क्या रिमूव करना है, हाइड्रोजन और हेलोजन। HX का रिमूवल ही डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाता है। पूछा जा सकता है, डी का मतलब रिमूवल होता है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब हेलोजन। तो रिमूवल ऑफ HX के रिमूवल को ही डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब व्हेन अ हेलोएल्केन, जब एक कोई भी हेलोएल्केन विद बीटा हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है वो अल्फा कार्बन होता है, उसके साइड वाला बीटा कार्बन होता है। तो व्हेन अ हेलोएल्केन, जब एक हेलोएल्केन जिसमें बीटा हाइड्रोजन होगी इज हीटेड विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसकी जगह हम NaOH भी ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। तो देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन एंड अ हेलोजन फ्रॉम द अल्फा कार्बन। मतलब क्या होता है, देखो समझाती हूँ। यह एग्जाम्पल लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा अपने पास से समझाती हूँ, एक सेकेंड। देखो यहाँ समझाती हूँ मैं आपको एग्जाम्पल। मतलब मैंने एग्जाम्पल दिया CH3CH2Cl। ये रिएक्शन जो होती है याद रखना अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है। अल्कोहलिक NaOH या KOH, एक्वस के केस में न्यूक्लियोफिलिक होगी, ये डिफरेंस हमेशा याद रखना। अब मैंने आपको बताया था हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है, उसके साइड वाला बीटा कार्बन होता है, ठीक है। तो अल्फा कार्बन से हमें क्या रिमूव करना है, अल्फा कार्बन से हमें रिमूव करना है हाइड्रोजन। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, कौन सा वाला, ये वाला, तो इस पे कैसा चला जाएगा, नेगेटिव, इस पे कैसा चला जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। अगर मैं इसको यहाँ से रेस कर दूं और यहाँ मैं लगा दूं 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन मैंने लगा दिया इस तरीके से, तो अब बॉन्ड ब्रेक करो। अगर मैं वाला बॉन्ड ब्रेक करती हूँ तो हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, CH पर नेगेटिव। अब H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, HCl बाहर, क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बाहर निकल गया, HCl। और यहाँ पर हमारा क्या बनता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में देखो क्या होता है, अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी, सिंपल। ये चीज याद रखना कि प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन इज मस्ट। अगर हमें एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी है तो बीटा
हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है, तभी ये रिएक्शन होगी, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, बीटा एलिमिनेशन। बीटा हाइड्रोजन हमें हटानी है, तो बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से हेलोजन। और किसकी प्रेजेंस में होती है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है। देखो वही यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाया था, ठीक है। एज अ रिजल्ट एक एल्कीन का फॉर्मेशन होता है एज अ प्रोडक्ट। सिंस बीटा हाइड्रोजन एटम इज इन्वॉल्व इन एलिमिनेशन, इट इज ऑफन कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। इसको क्या बोला जाता है, ये बी नहीं है, बीटा है, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया है, ये हेलोजन था, इस पे अल्फा कार्बन है, ये हेलोजन पे किस कार्बन पे लगा है, अल्फा कार्बन, उसके साइड वाला बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव करा, तो ये क्या बन गया हमारा, एक एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो क्या है, अगर बात करते हैं दो हमारे क्या बन जाए, एक ऐसा वो लेते हैं, मान लो मैंने लिया CH3 CH Cl CH2 CH3, और आपको यहाँ पे अल्कोहलिक और KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है। तो कैसे रिएक्शन होगी समझो। देखो पहले फाइंड करो अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा कार्बन। तो जिस कार्बन पर हेलोजन लगा होता है वो कौन सा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन, पता चल गया, ठीक है। उसके साइड वाला होता है बीटा कार्बन, तो ये कौन सा कार्बन हो गया हमारा, बीटा कार्बन। लेकिन ये भी हमारा बीटा कार्बन है, तो अब दो बीटा कार्बन हो गए, तो क्या कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। तो एक बार आप यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करो, एक बार आप यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करो, तो देखो कैसे रिएक्शन होती है। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करती हूँ इस प्लेस से, तो क्या बनेगा, CH3 CH, बॉन्ड तोड़ो, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो उस पे नेगेटिव आएगा और HCl बाहर हो जाएगा, तो ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH, यही बनेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से जा चुका है। ये कैसे गया है देखो मैं समझाती हूँ आपको, ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बाहर, और क्या बन गया यहाँ पर CH3, यही प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब मैंने इसको बीटा कार्बन माना, अब मैं कौन सा कार्बन को बीटा कार्बन मानूंगी, इस वाले को बीटा कार्बन मानूंगी, तो देखो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, प्लस। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा CH3, इस पे से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ से हेलोजन जाएगा तो यहाँ आ जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH2 देन CH3, बन गए दो प्रोडक्ट। अभी दो प्रोडक्ट कैसे कैसे बने, एक बार हमने किसको बीटा कार्बन माना, एक बार हमने उसको बीटा कार्बन माना, और एक बार हमने दूसरे को बीटा कार्बन माना, तो ये दो प्रोडक्ट बन गए। अब मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, तो मेजर माइनर देखने के लिए यहाँ पर आता है सेडजेफ रूल। क्या आता है, सेडजेफ रूल। अब सेडजेफ रूल क्या होता है समझो। सेडजेफ रूल कहता है कि अगर आपके दो प्रोडक्ट बन रही हैं तो जिसमें मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, एक सेकेंड सॉरी, क्या बोलता है, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उस प्रोडक्ट को बोलेंगे हम मेजर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, मेजर प्रोडक्ट या फिर सेडजेफ प्रोडक्ट, ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया। अगर किसी में कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, मतलब लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम का नंबर कम है तो उसको बोलेंगे हम माइनर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, माइनर प्रोडक्ट। और माइनर वाले का नाम होता है हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट याद रखना, अगर आपको कोई रिएक्शन दिया मान लो और आपसे बोला कि सेडजेफ प्रोडक्ट बताओ कौन सा है, तो आप बता सकते हैं सिंपल, सेडजेफ प्रोडक्ट कौन सा होता है, मेजर वाला सेडजेफ होता है, माइनर वाला हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। समझ आया आपको, बहुत बढ़िया, ये मैंने लिख दिया। अब ये रूल आपको याद रखना है, तभी आप मेजर माइनर फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ पे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका प्रोडक्ट बना है उसमें आपको जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसको सर्कल करो। ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इनके साइड वाले जो होंगे वो अल्फा कार्बन होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा कार्बन। एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ, एक सेकेंड, ये लेते हैं, चलो। ये भी हमारा कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन। अब इस वाले केस में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन होगा, ये वाला। इधर कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो जो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होती है वो अल्फा हाइड्रोजन। अब इस केस में अल्फा हाइड्रोजन कितनी है बताओ मुझे, 3 इधर 3 इधर, तो अल्फा हाइड्रोजन कितनी हो गई, 6। इस केस में अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, सिर्फ 2 है, तो कितनी हो गई, 2। अब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा वो मेजर प्रोडक्ट, तो ये वाला हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट। यानी कि इस प्रोडक्ट को बोलेंगे सेडजेफ प्रोडक्ट और इसको बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट यानी कि माइनर प्रोडक्ट। समझ आया, बहुत बढ़िया। अब देखो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन
इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर देन एल्कीन, एक से ज्यादा एल्कीन बन रही है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन एटम, अगर एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन एटम है तो दो एल्कीन बनेंगे। तो यूजुअली एक एल्कीन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। कौन सा होता है मेजर प्रोडक्ट? तो वो होता है अलेक्जेंडर सेडजेफ। इनके अकॉर्डिंग सेडजेफ रूल इन्होंने बताया था, हु इज 1875 फॉर्मुलेटेड अ रूल, इन्होंने 1875 में एक रूल बताया था। इन्होंने क्या बताया था कि जो प्रेफर्ड प्रोडक्ट है इज दैट एल्कीन विच हैज द एल्कीन विच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम में, तो उसी को बोलेंगे हम मेजर प्रोडक्ट यानी कि सेडजेफ प्रोडक्ट। एग्जांपल में देखो यहाँ दिया है, मैंने आपको बताया था कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है वो 100% बनता है ना। 100% में से मेजर वाला ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, माइनर वाला कम में बनेगा। मान लो 70 बन गया, 30 बन गया, तो 70 वाला मेजर हो गया और दूसरा वाला माइनर हो गया। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिया है, ये 81% बना है, ये 19% बना है, तो ये मेजर है, ये माइनर है। ये कंपाउंड है, एक बीटा कार्बन ये है ना, एक बीटा कार्बन ये है। तो एक बार प्रोडक्ट इधर बनाया, एक बार प्रोडक्ट इधर बनाया, देख लेना मेजर कौन सा माइनर कौन सा। ठीक है, मैंने आपको रूल बता दिया कि जिसपे पहले डबली बॉन्डेड वाले कार्बन को हमें क्या करना है, सर्कल। तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन को हमने सर्कल कर दिया, बढ़िया। अब हमें अल्फा कार्बन देखने हैं, तो इधर एक अल्फा कार्बन है ये वाला, इधर दो अल्फा कार्बन है। अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, इधर 5, इधर 2, तो ये वाला हमारा मेजर हो गया। ये थी एलिमिनेशन रिएक्शन, समझ आई एलिमिनेशन रिएक्शन। अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, देखो सिंपल वैसे हो जाएगी, आप करके देखना। अगर मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क में देना चाहूँ तो दे सकती हूँ। देखो क्या बनेगा, मैं आपको होमवर्क में देती हूँ। मान लो CH3 CH2 CH3 और यहाँ मैंने लगाया Cl। ठीक है, इस रिएक्शन को करके देखना और बताना कितने प्रोडक्ट बनेंगे। या फिर एक सेकेंड में इसको और थोड़ा सा ज्यादा ऐसे, और अब मैं इसको कर दूं CH3। इस रिएक्शन को करके देखना, अगर आपसे होती है बहुत बढ़िया, नहीं तो मुझे कमेंट में बताना, मैं अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन को समझाऊंगी। आपके लिए होमवर्क है, इजी है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, अल्कोहलिक केओएच की प्रेजेंस में होगी, ये चीज याद रखना। अगर आप एक्वस ले लेते हैं तो आपकी रिएक्शन गलत हो जाएगी। ठीक है, समझ आया। एलिमिनेशन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि कन्वर्जन में काम आती है। क्योंकि इससे क्या बनता है, हेलो एल्केन से एल्कीन बनता है। तो जहां भी हेलो एल्केन से एल्कीन बनाने के लिए आए, आप एलिमिनेशन रिएक्शन का यूज करेंगे। समझ आया सेकेंड रिएक्शन भी। अब आते हैं थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद मेटल्स। किसके साथ रिएक्शन करवानी है, मेटल्स के साथ। अब मेटल्स के साथ जब मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड, क्या लिखा है, जब मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड्स या आयोडाइड रिएक्ट करते हैं कुछ मेटल के साथ, तो वो कंपाउंड बनाते हैं कार्बन मेटल बॉन्ड, मतलब जिसमें कार्बन होगा और मेटल होगा, उनके बीच में बॉन्ड बनता है। और उन कंपाउंड्स को बोला जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बोला जाता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता कैसे है, देखो मैं आपको रिएक्शन बताती हूँ। मान लो मैंने लिया R और X, आपने इसकी रिएक्शन करवाई मेटल के साथ, Mg के साथ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, RMgX। क्या बन गया, RMgX। मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया और इस कंपाउंड को बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एक फेमस कंपाउंड है, इसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। क्या नाम होता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, RMgX। सारे चैप्टर्स में आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट देखोगे, सेकंड में, थर्ड में, एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल, फिनोल, अमाइन, सब में ग्रिग्नार्ड रीजेंट आएगा, तो इंपॉर्टेंट है। These reagents are obtained by the reaction of haloalkanes with magnesium metal in dry ether। जब आप haloalkanes की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट मिलता है। इन द ग्रिग्नार्ड रीजन जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड होता है वो कोवलेंट होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, जो ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में लिखी है। कैसा बॉन्ड होता है, कोवलेंट होता है, बट हाईली पोलर, बहुत ज्यादा पोलर होता है, विद कार्बन पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम। देखो यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। तो जब आप ये बॉन्ड तोड़ोगे RMgX का, सॉरी, जब आप बॉन्ड तोड़ोगे RMgX का, तो हमें पता है मेटल कैसे होते हैं नेचर में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और कार्बन पर आएगा इस बार नेगेटिव चार्ज। याद रखना, एक्सेप्शन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, R पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अब तक आप R पर पॉजिटिव चार्ज देते आ रहे थे, तो उसी वजह से आप ये रिएक्शन गलत कर लेते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और कार्बन पर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ग्रिग्नार्ड रीजन जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू गिव हाइड्रोकार्बन, इवन वाटर, अल्कोहल, अमाइन, सबके साथ ये रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन कैसे होती है मैं आपको समझाऊंगी। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम अ ग्रिग्नार्ड रीजन, मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन में मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए। That is why reaction is carried out in dry ether. On the other hand, this
could be considered as one of the method for converting halide to hydrocarbon। देखो रिएक्शन कैसे होगी मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। अगर मान लो आपने RMgX लिया, RMgX, आपने इसकी रिएक्शन करवाई H2O के साथ, ठीक है जी, H2O के साथ आपने रिएक्शन करवाई। H2O किस में टूटता है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, जी बिल्कुल, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटता है। अभी मैंने आपको बताया ये बॉन्ड तोड़ो, Mg पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, R पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये किस में टूटा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दो, R नेगेटिव के साथ क्या आ गया? हाइड्रोजन, तो क्या बन गया? RH प्लस क्या निकल गया? MgOH, ये निकलेगा। RH मतलब क्या बन गया हमारा? हाइड्रोकार्बन। तो जब भी आपको हेलो एल्केन से हाइड्रोकार्बन बनाना होता है, आप ग्रिग्नार्ड रीजन की वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो, क्या बन जाएगा? हमारा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है? एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें Mg पर पॉजिटिव चार्ज आता है और R पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। ये वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है, अमाइंस के साथ रिएक्शन कर सकता है। सिर्फ आपको बॉन्ड तोड़ने आने चाहिए, बाकी आप रिएक्शन सिंपली करवा सकते हैं। ये भी रिएक्शन समझ आई। कन्वर्जन में सब काम आएंगे, जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी तब सारी चीजें बता दूंगी। लास्ट आती है हमारी वुड्स रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप इसको लगा सकते हैं, कन्वर्जन में पूछी जाती है। वुड्स रिएक्शन क्या होती है? अब वुड्स रिएक्शन क्या होती है? जब एल्काइल हैलाइड, मान लो आपने 2 हेलो एल्केन लिए, या एल्काइल हैलाइड हम इनको बोलते हैं, आप इसकी रिएक्शन करवाते हो 2Na के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो हमारा क्या होता है? ये 2Na दोनों एक्स को लेके NX बना लेते हैं और क्या बन जाता है? R का एक बॉन्ड बन जाता है। वही यहाँ पर लिखा है कि जब एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन, क्या देने के लिए? हाइड्रोकार्बन देने के लिए, कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हैलाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। समझाती हूँ क्या है, देखो। मान लो एक एल्काइल हैलाइड है ये R और X, दूसरा था प्लस RX। मैंने ऐसे दो ना लिख के ऐसे अलग अलग लिखा। आपने इसकी रिएक्शन करवाई 2Na के साथ, क्या बनेगा? ये 2Na, ये 2Na, ये X, क्या निकाल देंगे? 2NaX अलग बन जाएगा और क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड R। क्या बचा हमारा? R सिंगल बॉन्ड R। मतलब कि जो आपने लिया था उसका डबल ऑफ कार्बन एटम हमें वुड्स रिएक्शन में मिलता है। किसके साथ होती है? Na के साथ होती है। और किसके प्रेजेंस में होती है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। समझ आई ये रिएक्शन आपको? बहुत बढ़िया। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको करवा देती हूँ कि कैसे ये कन्वर्जन में काम आती है। मान लो मैंने आपको दिया क्लोरोईथेन टू ब्यूटेन। क्लोरोईथेन से आपको ब्यूटेन बनाना है। अब मैंने देखा, क्या समझ आया मुझे इस क्वेश्चन से? एक इथेन है, एक ब्यूटेन है। इथेन मतलब 2 कार्बन और ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन। मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें क्या करने हैं? डबल करने हैं। तो अभी मैंने आपको बताया नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे डबल कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम हम वुड्स रिएक्शन से डबल कर सकते हैं। लिखो कैसे करेंगे। क्लोरोईथेन मतलब CH3 CH2Cl, यही होगा। क्या बनाना है? ब्यूटेन बनाना है। तो मैं इसकी 2Na के साथ रिएक्शन करवा दूं? बिल्कुल करवा देती हूँ। इसके कितने मॉलिक्यूल ले लूं? 2 मॉलिक्यूल ले लूं, हम अपने आप ले सकते हैं। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या होगा? 2NaCl बाहर, है ना? 2NaCl यहाँ से बाहर हो जाएगा। बनेगा क्या प्रोडक्ट में? CH3, 2 R जुड़ जाएंगे, CH2 CH3 प्लस क्या बाहर निकल गया? 2NaCl बन गया। क्या बनाना था हमें? ब्यूटेन बनाना था क्लोरोईथेन से, बना दिया हमने ब्यूटेन। तो ये हमारी रिएक्शन थी। जब भी हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल करने होते हैं तो हम ये, समझ आई ये रिएक्शन? मतलब जब भी हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल करने होते हैं तो हम वुड्स रिएक्शन लगा सकते हैं। जब हमें एल्कीन बनाना होता है तो हम एलिमिनेशन रिएक्शन लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए कि हम कैसे कोई भी रिएक्शन करवा सकते हैं और किस तरीके से हम रिएक्शन करवाते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको एक्सरसाइज में दिए हैं। अगर आपको करने हैं तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी। समझ आई बाकी सारी रिएक्शन कैसे कैसे रिएक्शन होती है? बहुत बढ़िया। चलो तो आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि हमारी हेलो एल्केन्स की भी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ हेलोवेरिन्स की कुछ प्रॉपर्टीज बची हैं। तो लास्ट पार्ट 5 हम आपके पास लेके आएंगे, जिसमें हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। आप इस वीडियो से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी ही इंपॉर्टेंट चीजें इन नोट्स में लेके आई हूँ। मैं आप सिंपली नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि NCERT की लाइन बाय लाइन मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब